हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा। कॉन्सेप्ट ऑफ लीज समझा, टाइप ऑफ लीज समझा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लीजी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से अकाउंटिंग करेगा और डिस्क्लोजर करेगा। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर इन द बुक्स ऑफ लेजर। अगेन इसमें दो पार्ट होगा, एक फाइनेंस लीज और दूसरा होगा ऑपरेटिंग लीज। ओके, तो पहले हम लोग फाइनेंस लीज देखेंगे और फिर ऑपरेटिंग लीज। नाउ बिफोर वी गो इनटू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करेगा लेसर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच वी शुड नो। ओके, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला, मिनिमम लीज पेमेंट। नाउ मिनिमम लीज पेमेंट हम लोग लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे जब हम लोग लीजी का अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, है ना। वो क्या था? वो था मिनिमम लीज पेमेंट was लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, प्लस अगर लेसी को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड एसेट खरीद सकता है एंड इट इज सर्टेन, रीजनेबली सर्टेन दैट लीजी विल बाई, तो वो अमाउंट को भी इंक्लूड करते हैं। बट बेसिकली ये दो केसेस है। नाउ ये जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, इसके रेस्पेक्ट में ये हम लोग देख रहे हैं अभी मिनिमम लीज पेमेंट लीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके रेस्पेक्ट में एस क्या कहता है कि ये गारंटी या तो लीजी ने खुद दिया है या तो ऑन बिहाफ ऑफ लीजी किसी ने दिया है ना। ऑन बिहाफ ऑफ लीजी किसी ने दिया है। Now, जब हम लीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मिनिमम लीज पेमेंट का कॉन्सेप्ट सेम है। लीज रेंट आएगा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आएगा, चाहे वो लीसी ने दिया हो या उसके बिहाफ में किसी ने दिया हो, वो या फिर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने दिया हो जिसका कि लीसी से कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी उसे गारंटी दे देगा, वो गारंटी उसके मिनिमम लीज पेमेंट में आ जाएगा। और लेट्स से ये दोनों मिला के किसी को, या तो लीसी ने या किसी लीसी के बिहाफ में किसी ने एक अमाउंट गारंटी के रूप में दिया और एक इंडिविजुअल थर्ड पार्टी ने भी गारंटी दिया, तो कौन सा लेंगे? विच एवर इज हायर। तीनों है, विच एवर इज हायर इज द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ऑब्वियस है, अगर मैं लेसर हूँ, मुझे एक स्क्रैप में आइटम अपना बेचना है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, मैं किसे बेचूंगा? जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, गारंटी देगा, मैं उसके पास ही जाऊंगा। तो ये कॉमन सेंस है। सो बेसिकली मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें एक ये नया क्लॉज ऐड हो गया कि वो गारंटी उसे या तो लीसी दे या तो उसके बिहाफ में कोई दे, या फिर अगर इंडिविजुअल कोई थर्ड पार्टी ने भी दिया तो लीसी उस लेसर उसे इंक्लूड करेगा अपने रेंटल में। ओके, ये फर्स्ट हो गया। देन देर इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में GI बोलेंगे। ये क्या होता है? ये होता है मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। नाउ मिनिमम लीज पेमेंट में ये दो कंपोनेंट आ गए, लीज रेंट और गारंटी आ गया, और अनगारंटीड भी जब ऐड कर देंगे तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज हो जाएगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि ये। तो अनगारंटीड फाइनेंस इनकम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये दो अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन दोनों का। ठीक है, देन देयर इज नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनरियलाइज्ड
फाइनेंस इनकम। ये अनरियलाइज्ड फाइनेंस इनकम क्या है? बेसिकली लेसर जो है, जब वो एसेट लीज पे देगा लीजी को, तो लीजी से उसे रेंट मिलेगा, लीज रेंट मिलेगा। वो लीज रेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज बेसिकली द इंटरेस्ट कंपोनेंट। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अभी ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को अगर आप देखें तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे आ गया एक। नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस पे निकलता है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट विच इज आईआरआर, है ना। नाउ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अगर हम so at IRR, fair value will be equal to minimum lease payment. Okay, so IRR क्या है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। सो अगर इस लॉजिक को, इस फॉर्मूले को हम यहाँ डालें तो यूएफआई क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस फेयर वैल्यू। ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस यूएफआई। यूएफआई को अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम बेसिकली उसको लिखेंगे माइनस फेयर वैल्यू। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। सो ये इक्वेशन है, जस्ट ये सारे फॉर्मूला आप यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। सो बेसिकली जो सेलिंग प्राइस है इज द फेयर वैल्यू, क्योंकि एसेट का जो लीज वैल्यू होगा वो फेयर वैल्यू पे सेल होगा। और नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, और सारी अकाउंटिंग इसी पर्पस पे होती है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो अनअर्न फाइनेंस इनकम है, ये पूरे लीज पीरियड में आप कितना इंटरेस्ट कमाओगे ये वैल्यू देगा। अगेन ईयर ऑन ईयर इसको आप एवरी ईयर कैलकुलेट करोगे कि टोटल में से फर्स्ट ईयर का कितना शेयर होगा, सेकेंड ईयर का कितना शेयर होगा, वो हम लोग एक टेबल बना के देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट होता है। ओके। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, दीज आर द टर्म्स जो कि आप गोइंग फॉरवर्ड जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आएगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो बेसिकली इंटरेस्ट इनकम है फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीज इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस यूएफआई, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। और नेट इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू जनरली इक्वल होगा। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, और उससे और थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ओके, आई होप रीडेबल है। और थोड़ा सा बड़ा करें। ओके, तो जी लिमिटेड हैज इनिशिएटेड अ लीज ऑफ 3 years। लीज पीरियड कितना है? लीज पीरियड 3 years। ओके। ऑफ एन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 150,000। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कितना है? 1,50,000। ओके। विद द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 year। एसेट का यूजफुल लाइफ 4 year है। एसेट वुड रिवर्ट टू ग्लोबल अंडर द लीज एग्रीमेंट। सो आफ्टर द लीज एसेट वापस ले लेगा। The following information is available in respect of the lease agreement are the unguaranteed residual value, यानी unguaranteed residual value of the equipment after the expiry of the lease term is estimated at 20,000। दिया हुआ है। IRR दिया हुआ है 10%। नाउ उसके बाद क्या दिया हुआ है? द एनुअल लीज पेमेंट हैज बीन डिटरमाइंड इन सच अ वे that the present value of the lease payment plus the present
residual value will equal to cost. So present value of lease payment plus the residual value is equal to cost, ये which is fair value. ये कब होता है? At interest rate implicit. Okay, now a certain annual lease payment, कितना lease payment होगा? ठीक है, unearned finance income UFI एंड सेग्रीगेशन ऑफ फाइनेंस इनकम. फाइनेंस इनकम किस तरह से सेग्रीगेट होगा? तो फर्स्ट जो कैलकुलेट करेंगे, सेग्रीगेशन यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है, हम लोग यहाँ से ही देखेंगे. नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 3. ओके, पीवी फैक्टर क्या होगा? एट 10%. तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 0.909. 0.909 अगेन डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे तो आएगा 0.826 और फिर थर्ड ईयर में हो जाएगा ये 0.751. तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4.486. ओके, नाउ यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है. एनुअल पेमेंट हैज बीन डिटरमाइंड इन सच अ वे, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है. अब हम लोग अभी जस्ट इक्वेशन जो देख रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि एट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, दैट इज एट 10% इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट अगर है, दैट मीन्स फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस, या फिर इस तरह से इसको लिखे हम लोग. तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू present value of minimum lease payment plus present value of unguaranteed residual value. Now यहाँ पे वही बात कह रहा है कि the annual lease payment has been determined in such a way that the present value of lease payment, this, and the residual value, means present value of residual value, is equal to cost, which is fair value. fair value और net investment और cost equal. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इनमें से क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. रेसिडुअल वैल्यू अवेलेबल है और फेयर वैल्यू अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल है. ओके, तो हमारे पास कॉस्ट कितना है? 150,000. इसे अगर आप x मान लो, x प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है 20,000. ये कब मिलेगा? थर्ड ईयर में. इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? 20,000 इंटू 0.751. तो 150,000 is equal to x plus 20,000 into 0.751 is equal to 15,020. 15020. तो x is equal to क्या हो गया? 150 minus 15,020 which is equal to 150,000 minus 15,120. 134,980. तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. ये पेमेंट कितने साल का है? ये पेमेंट 3 साल में आपको मिलेगा और इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. तो देन एनुअल लीज क्या हो जाएगा? एनुअल लीज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय पीवी फैक्टर. क्योंकि इक्वल है तो ये 2.468 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 486 से, तो जो नंबर आएगा ये मेरा एनुअल पेमेंट होगा, लीज पेमेंट होगा. 134,980 डिवाइडेड बाई 2.486, ये आ जाएगा 54,296. 54,296. तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना था कि व्हाट इज द एनुअल लीज पेमेंट. तो एनुअल लीज पेमेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया. ठीक है, सेकंड में निकालना है यूएफआई, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा यहाँ. व्हाट इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट minus present value of minimum lease payment.
तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम is equal to gross investment minus present value of minimum lease payment plus unguaranteed residual value. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? देन पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम लीज पेमेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू. गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू यहाँ है नहीं, और मिनिमम लीज पेमेंट कितना है? 54,296 इंटू 3 years प्लस गारंटीड 0 है. 54,296 इंटू 3, 162,888. 162,888. ओके, ये हो गया मेरा, सॉरी ये अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है ना. अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 20 प्लस 20,000. गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो इसके अंदर ही इंक्लूड है, विच इज 0. तो ये हो गया 182,888. ये हो गया इसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो यूएफआई भी निकल गया. यूएफआई इज इक्वल टू gross investment minus present value of minimum lease payment plus unguaranteed residual value. present value gross investment कितना है? 182,888 और लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हम लोगों ने यहाँ निकाला है ना, 134,980. 134,980 और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ 15,020. 15,020. तो टोटल कितना हो गया? 182,888 माइनस 134,980 माइनस 15020 इज इक्वल टू 32,888. 32,888. ये हो गया मेरा अनरिकॉग्नाइज्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. यह बेसिकली ये इंटरेस्ट इनकम है जो आप 3 साल में कमाएंगे लीसी से. लेसर कमाएगा लीसी से. तो ये सेकंड पार्ट हो गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अब क्या कहता है कि इस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फ्लो दिखाना है. ओके, तो उसके लिए जैसे हम लोग लीजी के केस में लीज लाइबिलिटी टेबल बनाते थे, यहाँ पे फाइनेंस इनकम का टेबल बनाएंगे. फर्स्ट ईयर, सो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लीज रेंट एट द एंड ईयर पे कर रहे हैं. तो जो अकाउंटिंग के लिए नेट इन्वेस्टमेंट पे हम लोग सारा अकाउंटिंग करते हैं, विच इज द कॉस्ट, है ना. नेट इन्वेस्टमेंट भी अगर आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हैं. नेट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अगर आप ये करोगे तो कितना आएगा? 150,000 आएगा. तो लेसर लेसी से कितना रिसीव करेगा? 150,000 उसको रिसीव करना है. फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 150. 150 पे लेसर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 10%. इंटरेस्ट कितना हो गया? 15. टोटल लीज पेमेंट कितना करना है? 54,000 कुछ कहीं हम लोग निकाले ना, 54,000 समथिंग निकाले हम लोग, 54,296. ओके, सो अगर 54,296 में 296 में आप 15,000 लेस कर दो तो आपको आ जाएगा 39,296. ये जो डिफरेंस है ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 4 डिजिट में लिया होगा, हम लोगों ने 3 डिजिट में पीवी फैक्टर लिया, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है. तो ये आ जाएगा 39,296. यहाँ पे 276 है. अगेन क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जो कि लेसर को लेसी से रिसीव करना है. वहाँ पे पेबल होता था, लाइबिलिटी होता था, यहाँ पे रिसीवेबल है. ठीक है, तो 150 माइनस 39 विल गिव यू 110. अगेन 110 पे 10% इंटरेस्ट 11,000 आएगा. 54,000 minus 11,000 will give you 43,000. 110,000 minus 43,000 will give you 67,000. Okay, 110,724 minus 43,204 will give you 67,520. 67,520. अब
लास्ट ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 6752 6756, बिकॉज इसको राउंडिंग ऑफ करना है जीरो करने के लिए, प्लस उसे 20,000 रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर में उस लिसिस जो लेसर है उसका इनकम क्या होगा, 54,000 लीज रेंट तो मिलना ही मिलना है, और उसके अलावा 20,000 उसको रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगा। तो दिस ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसमें से आप अगर जो 6,000 लेस कर दोगे तो बाकी बच गया 54 माइनस 6, जो भी आया वो लेस टोटल पेमेंट, रीपेमेंट जितना मिला उसको वो लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दिस विल बिकम जीरो। ठीक है, टोटल 74,000 उसको मिलेगा, उसमें से 6,000 रेंट है, सॉरी इंटरेस्ट है, बाकी हो गया उसका रीपेमेंट का पैसा, और वो वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, नाउ ये हो गया फाइनेंस इनकम का टेबल। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करो, 15,000 प्लस 11,072 प्लस 6,756, ये बेसिकली अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के बराबर आएगा। 32,828 हमारा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना था, 32,888 है ना, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि वही राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, वो यहाँ पे बेसिकली होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम और इस सेग्रीगेशन गोइंग फॉरवर्ड, इसकी के बेस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो ये नॉर्मल वर्किंग है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या एग्जाम में कैलकुलेशन विदाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्री नहीं पास करने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग पार्ट में। अकाउंटिंग फाइनेंस लीज, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू। नो, फाइनेंस लीज लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो फाइनेंस लीज के दो वेरिएंट हो सकते हैं। फाइनेंस लीज के दो वेरिएंट हो सकते हैं। ओके, मींस लेसर दो अलग अलग तरह का एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे लेसर का जो नेचर है वो दो अलग अलग हो सकता है। पहला सिनेरियो क्या होगा, जहाँ पे जो लेसर है वो एक मैन्युफैक्चरर है, यानी जो प्रोडक्ट वो लीज पे दे रहा है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर वो उसका डीलर है। ठीक है, यानी वो किसी से खरीदता है, वो उसका ऑथराइज्ड डीलर है, और वो लेसर उसको लीज पे देता है। और दूसरे कंपनी में, दूसरे सिनेरियो में लेसर जो है वो बेसिकली फाइनेंसर है, मींस वो एक फाइनेंस कंपनी है या वो लीजिंग कंपनी है। ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो टाइप का लेसर कैसे हो सकता है। ना ये जो मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है, ये बेसिकली इसका पर्पस है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, और उसको उसको बेचना है। बट उसका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो कि बाद में उसके साथ लीजी हो जाएगा एग्रीमेंट करने के बाद, वो जो कस्टमर है उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं है कि वो ये प्रोडक्ट को, चाहे लेट से वो कार है, तो वो कार को या फिर वो किसी मशीन को आउटराइट कैश में खरीद सके। ठीक है, जो कस्टमर है, क्योंकि वो नहीं खरीद सकता, तो लेसर उसे एक्सटेंडेड क्रेडिट देता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे ये प्रोडक्ट सेल करता है। सो इस केस में जो टाइप ऑफ लीजिंग एग्रीमेंट होगा वो बेसिकली सेल टाइप होगा। यहाँ पे लेसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना। और क्योंकि उसका जो कस्टमर है उसके पास वो बाइंग पावर नहीं है कि वो एसेट को आउटराइट कैश में खरीद ले, वो क्या करता है, वो लीजी बन जाता है और उसको प्रोलॉन्ग पेमेंट करता है, 4 साल या 5 साल में करता है, या 2 साल में या 3 साल में करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार खरीदना है और आप एक डीलर के पास जाते हो कि मुझे ये कार खरीदना है, तो डीलर कहता है कि अगर आप एक बार में पूरा पूरा पैसा देके खरीदोगे तो मैं आपको ये कार 10 लाख में दूंगा। अगर आपको 2 साल में पेमेंट करना है या 1 साल में पेमेंट करना है तो मैं आपको 10,50,000 लूंगा। ये एग्जैक्ट वही केस है जो हायर परचेज है। ठीक है, जहां पे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, मैन्युफैक्चरर और डीलर अपने ट्रांजैक्शन को इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि लेसर लेसी रिलेशनशिप होगा।
लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे रहता है। सो बेसिकली जो लेसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बट उसका जो बायर है उसके पास वो बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए लेसर उसे एक्सटेंडेड क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, whereas जब लेसर फाइनेंसर की तरह एक्ट करेगा तब जो लेसी है उसको एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उस एसेट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके बदले में कोई इन्वेस्ट करे, वो सिर्फ रेंट पे करेगा। तो यहाँ पे जो लेसर है वो बेसिकली फाइनेंसर की तरह काम कर रहा है, उसे भी एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेसी तो एसेट में इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसे एसेट में इंटरेस्ट है, उस एसेट को यूज करके वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। बट जो लेसर है उसे उस एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस एसेट को खरीद के उसको रेंट पे देना लीसी को। और तो यहाँ पे जो लेसर है वो बेसिकली जस्ट फाइनेंसर की तरह काम कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन कि अग्रीमेंट किस टाइप का है, फाइनेंस लीज एग्रीमेंट इस मोड में है या इस मोड में है, इस वेरिएंट में है या इस वेरिएंट में है, अकाउंटिंग विल वैरी। 90% of the journal entries are same. Only one or two additional accounting entries are passed in case if the lessor is acting as a manufacturer or a dealer. Now, so basically इन दोनों ही सिनेरियो में जब लीज एग्रीमेंट बनेगा तो इट इज बेसिकली जो लेसर है वो क्या कर रहा है, वो अपने एसेट को लॉन्ग क्रेडिट पे सेल कर रहा है। ठीक है, सो लेसर क्या करेगा, अपने एसेट को बेचेगा ऑन, एसेट ट्रीट करेगा एज इफ द एसेट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट पे ही है। तो पहला अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, अच्छा उससे पहले देख और एक चीज हम समझते हैं, अकाउंटिंग एंट्री तो कर सकते हैं ना। जब लेसर मैन्युफैक्चरर या डीलर है और वो लीज एग्रीमेंट बना रहा है तो यहाँ पे उसको दो तरह का इनकम होगा। कंपेयर टू लेसर जो कि फाइनेंसर की तरह एक्ट कर रहा है, उसे सिर्फ एक इनकम होगा। ओके, यहाँ पे दो इनकम कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल जब आप कार खरीदने गए तो जो डीलर था उसने आपको कहा कि अगर आप आउटराइट कैश में खरीदोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए में दूंगा। सो जो डीलर है लेट से उसने मारुति की कार आपको 10 लाख रुपए में कैश में बेची और उसने मारुति कंपनी से 9 लाख रुपए में खरीदी थी। तो कॉस्ट इज 9 लाख, उसने आपको 10 लाख आउटराइट में बेचा, 1 लाख उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। और अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो डिफरेंस बिटवीन बाइंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो एक ग्रॉस प्रॉफिट बनाता। तो पहला जो इनकम आएगा उसे, वो एक ग्रॉस प्रॉफिट का इनकम आएगा विच इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे वो ग्रॉस प्रॉफिट बनाएगा। और दूसरा, क्योंकि आप उसे वन टाइम में पेमेंट नहीं कर रहे, आप 2 साल 3 साल 4 साल में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर वो इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट करके लेगा। तो यानी कि उसको एक इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, फाइनेंस इनकम, जो कि इन केस ऑफ लीसी उसके लिए फाइनेंस कॉस्ट था, वो लेसर के लिए फाइनेंस इनकम हो गया। जस्ट उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। बट क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है तो वो प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा है, तो वो एक तो इंस्टेंट प्रॉफिट कैश इक्विवेलेंट के प्रॉफिट कमाएगा, प्लस डिलेड पेमेंट के लिए, एक्सटेंडेड क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट इनकम भी कमाएगा। ठीक है, वेरएज जबकि लेसर फाइनेंसर की तरह काम कर रहा है तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये लेसर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेसर ने तो खरीदा है किसी और से, है ना, मशीन किसी और का होगा, उसने मशीन से उससे खरीदा और उसी कॉस्ट पे उसने रेंट पे दे दिया। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक ही इनकम कमाएगा विच इज फाइनेंस इनकम। तो उसे जो लीज रेंट मिलेगा उसका दो स्प्लिट होगा, एक उसे प्रिंसिपल का पैसा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे वो सिर्फ फाइनेंस इनकम कमाएगा। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मैन्युफैक्चरर कमाएगा जिससे लेसर ने वो एसेट खरीदा, और उस मैन्युफैक्चरर का इस सेटलमेंट से, इस ट्रांजैक्शन से, ना लीसी से ना लेसर से कोई भी लेना देना नहीं है आफ्टर ही हैज सोल्ड टू लेसर। सो लीज एग्रीमेंट जब बनेगा तब मैन्युफैक्चरर जो था इन केस दिस केस इज आउट ऑफ द पिक्चर, वो कहीं भी पिक्चर में नहीं है। ठीक है, तो अगर लेसर मैन्युफैक्चरर या डीलर है तो वो दो तरह का प्रॉफिट अर्न करेगा, दो तरह का इनकम अर्न करेगा। एक तो वो प्रॉफिट कमाएगा विच इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ परचेज, बिकॉज ही इज अ मैन्युफैक्चरर। एंड सेकंड केस,
क्योंकि वो एक्सटेंडेड क्रेडिट दे रहा है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। वेयर इन दिस केस जिस कॉस्ट पे ये खरीदेगा लीजिंग कंपनी सेम कॉस्ट पे लीज आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मिलेगा क्योंकि इसे इंटरेस्ट कमाना था। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अकाउंटिंग एंट्री, फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री, जब लीज एग्रीमेंट साइन ऑफ हो जाएगा तो लेसर अपने बुक्स में लीजी को एज रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करेगा, बट ये करंट रिसीवेबल नहीं होगा, डेटर्स नहीं होगा, ये क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट होगा। ओके, क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट होगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट लीजी होगा, बट ये लीजी जो डेटर्स है ये करंट डेटर्स नहीं है, करंट एसेट में नहीं आएगा। ये जब बैलेंस शीट में दिखाने इसका ग्रुपिंग आएगा तो बैलेंस शीट में ये नॉन करंट एसेट में जाएगा, और नॉन करंट एसेट के अंदर भी अदर नॉन करंट एसेट जो हेडिंग है उसमें इसकी ग्रुपिंग होगी, वहां पे ये डिस्क्लोज होगा। वैल्यू क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट विच इज फेयर वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, अभी हम लोग फॉर्मूला जब देख रहे थे तब देखा। नाउ ये एंट्री दोनों केस में होगा, चाहे लीजर मैन्युफैक्चरर हो चाहे लीजर फाइनेंसर हो, दोनों केस में ये एंट्री होना है। सेकेंड एंट्री, यहां पे ध्यान रखना, जब मैन्युफैक्चरर है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कमाना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो वो कॉस्ट से रिलेटेड एंट्री भी पास करेगा, तो वो एक एंट्री पास करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए एसेट हो सकता है लीजी के लिए, बट लेसर के लिए तो स्टॉक है ना, वो ये एंट्री पास करेगा। ये एंट्री पास करेगा एट कैरिंग वैल्यू, जो एसेट वो उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, उस वैल्यू से करेगा, कैरिंग वैल्यू। ओके, तो बेसिकली ये दोनों एंट्री किस दिन होगी? ये एंट्री जिस डेट को होगी ये एंट्री उसी डेट को होना है। सो बेसिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसी डेट को रियलाइज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल आपने क्रेडिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने डेबिट कर दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑटोमेटिक प्रॉफिट सेम डे में रिकॉग्नाइज हो गया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, नाउ थर्ड, अगर लीजिंग अग्रीमेंट में, अगर अग्रीमेंट में कोई अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, ठीक है, अगर अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है तो मैन्युफैक्चरर उसके लिए एक एंट्री पास करेगा। वो क्या करेगा? वो सेल में लेस करेगा, सेल्स को डेबिट करेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट करेगा विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसने पैसा रिकवर कर लिया तो सीओजीएस को लेस कर देगा। उस प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट था उसमें से उसका रिकवरी वैल्यू उसने लेस कर दिया। ये भी सेम डेट को ये एंट्री होगा, डेट सेम होगा, इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि ये जो एंट्री, जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होना है, बट क्योंकि हम सेम डेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू ले लिए, ठीक है। सो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे वो रिकॉग्नाइज करेगा। अब एक, तो ये दो एंट्री तभी पास होगी जब लेसर मैन्युफैक्चरर या डीलर है। ओके, फर्स्ट एंट्री दोनों केस में पास होना है एट नेट इन्वेस्टमेंट एंट्री। ये दोनों एंट्री सिर्फ तब पास होना है जब लेसर मैन्युफैक्चरर है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब एक पॉइंट आता है कि इन दिस केस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लेसर का? प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट को लीज पे देना नहीं, प्रोडक्ट सेल करना। तो बेसिकली जब उसे प्रोडक्ट सेल करना है तो वो अपने सेल इंक्रीज करने के लिए वो कह सकता है लेसी को या कस्टमर को कि ये जो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है विच इज द इंटरेस्ट इनकम, है ना, वो बेसिकली क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाएगा सो दैट उसको सेल ज्यादा से ज्यादा मिले। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमने क्या देखा? नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा यहाँ पे? नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्न फाइनेंस इनकम, और रिकॉर्डिंग होगा नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता जाऊं, लेट से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का है लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं 10% पे दे दूंगा, ठीक है,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कम करता जाऊंगा तो यानी नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने, सो ये 100 है, ये 10 है तो 90 है, ये 100 है और इसको मैं 5 कर दूंगा तो ये 95 हो गया। तो जब मैं सेल, यानी कि मैं सेल ज़्यादा वैल्यू से बुक कर रहा हूँ, बेसिकली इन दिस केस नेट इन्वेस्टमेंट पे मैं जब बुक कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वैल्यू से बुक कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं लीज दे रहा हूँ उस टाइम मैं ज़्यादा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जिस दिन मैंने लीज दिया उसी दिन मैंने कॉस्ट भी डेबिट कर दिया। सो बेसिकली जब मैं मार्केट रेट से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसर ऑफर करेगा लीसी को, क्यों ऑफर करेगा, क्योंकि लेसर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट सेल करना। वो सेल करने के लिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है, ऑफर करेगा लेसी को। अगर आपको ऐसा एविडेंस मिलता है, इन दैट केस क्या करना होगा कि आप जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं इसको रिविजिट करना होगा, और इन दिस केस आपको दोबारा से कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज एट कमर्शियल रेट लगा के, ठीक है। इन दैट केस एसेट किस, ये एंट्री किस वैल्यू से पास होगा, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एट कमर्शियल रेट मींस एट मार्केट रेट whichever is less, ओके। यही एक डिफरेंस है। अगर ऐसा एविडेंस मिलता है कि लेसर हु इज द मैन्युफैक्चरर और डीलर इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल, उसने इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर दिया अपना, जैसे ही वो इंटरेस्ट कॉस्ट कम करेगा तो नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और नेट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा तो हम सेल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे, नेट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा कॉस्ट तो वहीं का वहीं है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। बट ये ग्रॉस प्रॉफिट आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है, मार्केट रेट ऐसा नहीं है। मार्केट रेट 15% ऑफ इंटरेस्ट का है, लेकिन मैं 10% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली लेसर क्या कर रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है टू शो बेटर ग्रॉस मार्जिन एंड लोअर इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इन दैट अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है, इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग कि फेयर वैल्यू विच इज नेट इन्वेस्टमेंट जो है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एट अ कमर्शियल रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए तब आईआरआर नहीं लेकर के तब कमर्शियल रेट लेंगे जो कि मार्केट रेट होगा, और विच एवर इज लेस पे अकाउंटिंग होगा। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब मैन्युफैक्चरर का केस है। इन व्हेन द लीसर इज एक्टिंग एज ए फाइनेंसर, तब सीधा आप नेट वैल्यू पे, नेट इन्वेस्टमेंट या फेयर वैल्यू दोनों एक ही है, उस वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये दो एडिशनल एंट्री है और ये तीनों एंट्री एक ही डेट को पास हो रहे हैं। नाउ उसके बाद अब ये जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, बेसिकली रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू तो एक एस्टिमेट है, उसमें गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज कंफर्म, दैट मीन्स अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, जनरल प्रिंसिपल इज एवरी ईयर द एस्टिमेट शुड बी रिव्यूड, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने, जब आप लीज अग्रीमेंट बना रहे थे और आपने अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेट से 20,000 निकाला, एस्टिमेट लगाया, और 20,000 के हिसाब से आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब एक साल चला गया, दूसरे साल के अंत में जब आप देख रहे हैं कि ये जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आपने अज्यूम किया था 20,000, ये आज के डेट में 15,000 है और इससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट एस्टिमेट डाउन हो गया। तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू रिव्यू रीवर्क एवरीथिंग अगेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां पे नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सारा कैलकुलेशन हम करेंगे विथ 15%, और जो 2 साल में ऑलरेडी उससे रिलेटेड एंट्रीज पास हो चुकी हैं उसको उसके डिफरेंस से अकाउंट फॉर करेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड के लिए नया अनअर्न फाइनेंस इनकम निकलेगा। सो बेसिकली क्या होगा, जब ये एस्टिमेट डाउन होगा तो अनअर्न फाइनेंस इनकम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक। जब अनअर्न फाइनेंस इनकम चेंज हो जाएगा तो वो चेंज को आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेके जाना है, और जो फर्स्ट 2 इयर्स ऑलरेडी बीत चुके हैं उसका जितना फाइनेंस इनकम आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है अपने बुक में, और जितना आपने 20,000 के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लिया है, 15,000 के हिसाब से कितना करना चाहिए था, इसका डिफरेंस एंट्री पास करेंगे। और प्रोस्पेक्टिव ईयर्स का, लेट्स से लीज में 2 साल बाकी है, तो दोबारा जो अनअर्न फाइनेंस इनकम निकाला
उसके बेसिस पे एलोकेशन होगा, इंटरेस्ट का एलोकेशन होगा। ये बेसिकली एलोकेशन जो हम लोग यहाँ एलोकेशन देख रहे थे, कैलकुलेशन, ये एलोकेशन उसके बेसिस पे होगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से होगा। ठीक है, इसके अलावा लेसर एट द टाइम ऑफ लीज, अगेन ये एंट्री भी सेम डेट को होगा, और ये दोनों केस में होगा, चाहे लेसर मैन्युफैक्चरर हो चाहे लेसर फाइनेंसर हो। जब लेसर एग्रीमेंट करेगा तो उसको सर्टेन एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी है ना, कोर्ट में पेपर वर्क करना है, कमीशन देने का है, लीगल फी पे करने का है। सो बेसिकली इन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और डायरेक्ट कॉस्ट आप बोल सकते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको सेम डेट पे रिकॉग्नाइज करना है। कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, ये एक्चुअल बेसिस पे होगा। ओके, ये चारों एंट्री सेम डेट पे होगा। ओके, सेम डेट पे आपने डाल दिया। अब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट एंट्री है ये दोनों केस में होगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप फाइनेंसर हैं, लेसर। ये दो एंट्री ओनली मैन्युफैक्चरर के केस में होगा। अगेन ये फोर्थ एंट्री दोनों के केस में होगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप लेसर हैं। और ये चारों एंट्री होगा द डे ऑफ लीज अग्रीमेंट, जिस दिन लीज अग्रीमेंट साइन ऑफ हुआ। अब आप ईयर एंड में आ जाओ। ईयर एंड में आप ये इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया इनकम, इससे रिलेटेड एंट्री पास करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लेसी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड में आपको क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट टू लेसी अकाउंट, जो आपका लीज पेमेंट था, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है ना। इन दिस केस अगर हम लोग बोलें तो ये 54,000, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये दो हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगा, आप फाइनेंस इनकम को डेबिट करेंगे और पीएनएल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बेसिक एंट्री है, और ये तीनों एंट्री एवरी ईयर होगा, ईयर ऑन ईयर रिपीट होता जाएगा, है ना। और ये टोटल 7 एंट्रीज हैं, इसमें से सिर्फ ये दो एंट्री कब पास होगा, जब सॉरी ये दो एंट्री कब होगा, जब आप मैन्युफैक्चरर होंगे। बाकी 5 एंट्री दोनों केस में कॉमन है। ठीक है, दोनों ही केस में ये कॉमन है, और दोनों केस में ये एंट्री पास होना है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो चाहे फाइनेंसर हो। और ईयर एंड में ये 3 एंट्री एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर ये 3 एंट्री होते जाना है। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग इन केस फ्रॉम द लेजर पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस लीज। ये तो अकाउंटिंग हो गया। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप मैन्युफैक्चरर हो या आप डीलर हो। ठीक है, और या फिर आप फाइनेंसर हो। बेसिकली डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, डिफरेंस क्या होगा, अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो बेसिकली इस केस में जब आप लेसर जो मैन्युफैक्चरर डीलर है उसका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस अलग अलग होगा, वेयर एज इन दिस केस फेयर वैल्यू और कॉस्ट सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, दैट मीन्स उसको ग्रॉस प्रॉफिट कमाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट है ना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट, और देन फाइनेंस इनकम कमाना है। यहाँ पे वो दोनों सेम होगा। यही इंडिकेशन है कि वेदर द लेसर इज अ मैन्युफैक्चरर और ही इज अ व्हाट यू से अ फाइनेंसर। फाइनेंसर बेसिकली अ फाइनेंसिंग और अ लीजिंग कंपनी। और तो ये हो गया लेसर के केस में। नाउ अब लेसर क्या क्या डिस्क्लोज करेगा लीज से रिलेटेड, ये तो अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि लेसर जो है वो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा अपने बुक्स में। तो फर्स्ट थिंग लेसर क्या डिस्क्लोज करेगा, ही विल प्रेजेंट डिस्क्लोजर। वो क्या प्रेजेंट करेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है बैलेंस शीट डेट को, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ओके, सो बेसिकली इस ये दोनों फिगर वो कैसे देगा, लेस देन 1 ईयर
मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर एंड मोर देन 5 ईयर। ये 3 पार्ट में वो दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना है वो लिखेगा। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अगर कुछ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर लीज पेमेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग है, पूरा कलेक्शन नहीं हुआ, मीन्स आपको बैंक टू लीसी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो देने हैं। अगर लीज में कोई कंटिंजेंट रेंट का क्लॉज है उसके बारे में, वो अमाउंट कितना है और उसको उसका अकाउंटिंग क्या होगा, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। वो रेंट सीधा इनकम हो जाएगा। लीसी के केस में सीधा डेबिट करते थे, यहाँ पे सीधा क्रेडिट हो जाएगा। लीज का नेचर क्या है वो बताएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी और डायरेक्ट ऑफ लीज, लीज से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो डिस्क्लोज करेगा। तो बेसिकली ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लेसर अपने बुक्स में डिस्क्लोज करेगा इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग लीज के केस में। ऑपरेटिंग लीज के केस में इज वेरी सिंपल। ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप तो ट्रांसफर होना नहीं है, तो लिस तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, लेसर सबसे पहले एसेट खरीदेगा, है ना। एसेट लेसर का ही है, उसके बुक्स में एसेट ही रहेगा, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा और सिर्फ उसको रेंटल इनकम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, लीजी टू रेंट इनकम, है ना। तीसरा, बैंक टू लीजी, जो टोटल लीज रेंट उसको मिला वो। चौथा, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और पांचवा, रेंट इनकम टू पीएनएल एंड सिक्स्थ, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। ये सारे एंट्री वो ईयर ऑन ईयर करता जाएगा। ओनली फर्स्ट एंट्री विल हैपन ऑन द बिगनिंग। बैलेंस शीट में ये एसेट उसके ही बुक्स में दिखेगा और रेंटल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए, जो कि लिसी के केस में भी था, कि जो रेंट अक्रूवल की एंट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होगी। दैट मीन्स लेट्स से लीज, ऑपरेटिंग लीज है 3 साल का और लीज रेंट जो है वो 1 लाख है, 2 लाख है और 3 लाख है। ये लेसर को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 1 लाख मिलेगा, सेकेंड ईयर में 2 लाख मिलेगा, थर्ड ईयर में 3 लाख मिलेगा। बट लेसर अपने बुक्स में जो अक्रूवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेगा। दैट मीन्स टोटल 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, मीन्स एवरी ईयर वो 2 लाख रिकॉग्नाइज करेगा। सो लेसी को वो डेबिट करेगा फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए से, क्रेडिट करेगा 1 लाख रुपए से। 1 लाख आउटस्टैंडिंग रहेगा, रिसीवेबल रहेगा। सेकेंड ईयर में वो 2 लाख से डेबिट करेगा, 2 लाख से क्रेडिट करेगा, स्टिल लास्ट ईयर का 1 लाख अभी भी रिसीवेबल है। थर्ड ईयर में 2 लाख से डेबिट करेगा और 3 लाख रुपए उसे मिलेगा, तो अल्टीमेटली लेसी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। So straight line basis is the best method unless a more reasonable method can be prescribed depending upon the nature of the business. अगर ऐसा कुछ है तो so operating lease is very simple. यहाँ पे ऐसे भी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होना है, एसेट लेसर के पास ही रहेगा। तो वो उसके अपने बुक्स में दिखाएगा एज एन एसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एसेट वो परचेस कर रहा है उसकी एंट्री होगी, उसके बाद रेंट अक्रूवल की एंट्री होना है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल करना है एंड देन डिप्रिसिएशन की एंट्री, लीज को डिप्रिसिएशन की एंट्री, फिर ये दोनों नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। ये ईयर ऑन ईयर चलता जाएगा। द ओनली कैच इज इट शुड बी एट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, नाउ अगेन डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोजर ज़्यादा हो जाता है ऑपरेटिंग लीज के केस में, क्योंकि उसे एसेट के रेस्पेक्ट में भी डिस्क्लोज करना है। एसेट तो उसका है ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के रेस्पेक्ट में, ईच क्लास ऑफ एसेट्स के रेस्पेक्ट में उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है ना, कितना पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया, अगर इम्पेयरमेंट है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगेन लीज पेमेंट, जो लीज पेमेंट आउटस्टैंडिंग लीज पेमेंट का जो वैल्यू है, अगेन उससे जैसे लेसर फाइनेंस लीज में
लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट दिखाता था लेस देन 1 ईयर, लेस देन 2 ईयर, लेस देन ग्रेटर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर एंड देन मोर देन 5 ईयर। यहाँ पे उसे ऑपरेटिंग लीज का फुल वैल्यू दिखाना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे नहीं दिखाना है। अगर कंटिंजेंट रेंट है तो वो भी दिखाना है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो कि लेसर देता था वो तो देना ही देना है, फाइनेंस लीज के केस में वो तो देना ही है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि एसेट लिसी का है, लेसर का है ऑपरेटिंग लीज के केस में, सो एसेट से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है उसे। क्लास, ईच क्लास ऑफ एसेट्स के रिस्पेक्ट में उसका ग्रॉस वैल्यू कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल में गया, कितना इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में गया, ये सारा डिस्क्लोजर उसे करना है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। थर्ड केस, सो ये हो गया लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग। ठीक, लेसर के बुक्स में किस तरह से अकाउंटिंग होना है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक है विच इज सेल एंड लीज बैक। तो लेसी और लेसर का अकाउंटिंग हो गया, ये थर्ड टॉपिक है, सेल एंड लीज बैक। तो सेल एंड लीज बैक क्या है? सेल एंड लीज बैक एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो ओनर है, ओनर क्या करता है, पहले अपने एसेट को सेल करता है, ओके, टू अ बायर। सो ओनर इज द सेलर, he sell the assets to some third person, whoever it is, he purchases the assets, and then after that owner take the same assets back on lease, so again he becomes leasee and this guy becomes lessor। तो ऐसा अरेंजमेंट करते क्यों है? तो पहले हम समझते हैं कि अरेंजमेंट क्या है। सो सेल एंड लीज बैक, पहले तो हमने बेच दिया एंड देन वी टुक इट बैक ऑन लीज, ओनर ने उसको लीज पे ले लिया। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो ओनर होगा इसे कैश फ्लो का प्रॉब्लम चल रहा होगा, इसके पास कैश सफिशिएंट नहीं होगा बिजनेस चलाने या किसी चीज़ के लिए। तो पहले वो एसेट उसने इसको बेच दिया, उसको बदले में उसने पैसा ले लिया। अब धीरे धीरे वो एसेट उससे बाई बैक कर लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ पैसा देके। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने लोन लिया, है ना, फिजिकल एसेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। आगे जब आप फाइनल में पढ़ोगे आईएफआरएस में तो वहाँ ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि फिजिकल एसेट ट्रांसफर ही नहीं किया, सिर्फ पेपर पे लोन लिया, एक्चुअली में लोन लिया लेकिन उसको लीज में डिस्गाइज किया कि मैंने एक एसेट बेच दिया पेपर पे, फिजिकली एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, और फिर बाद में उसको मैंने उसी एसेट को मैंने लीज पे ले लिया। तो आपने उससे लोन ले लिया और उस लोन को ईएमआई के फॉर्म में उसको वापस पे कर दिया। ठीक है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे जनरली हम लोग मान रहे हैं कि ये सेल एंड लीज बैक क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बंदे को कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहा होगा, इसने पहले उस एसेट को सेल कर दिया, सेल किया तो उसको पैसा मिला लमसम, उस पैसे से उसका कैश फ्लो का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, और उसके बाद उसी कैश को यूज करके वो बिजनेस में और पैसा जनरेट करके इस एसेट को इंस्टॉलमेंट में खरीद लेता है थ्रू लीजिंग। ये हो गया सेल एंड लीज बैक। नाउ अगेन ये भी जब फर्स्ट दो दो तरह का ट्रांजेक्शन हुआ, पहला सेल ट्रांजेक्शन हुआ एंड सेकंड लीज हुआ। ओके, सो लीज, जब जो अरेंजमेंट लीज का है इसको अगेन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका अकाउंटिंग। ओके, नाउ लेसर के बुक्स में जो बायर है उसके बुक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे पहले अकाउंटिंग करता था जो हम लोगों ने देखा वैसे ही अकाउंटिंग करेगा जब लीज ट्रांजैक्शन होगा, और लीजी भी उसको अपने बुक्स में जैसे ही अकाउंटिंग लीजी की तरह करता था वैसे ही करेगा। सेल से रिलेटेड अकाउंटिंग जो कि सिर्फ ओनर को करना है, वो हमें यहां देखना है कि वो कैसा अकाउंटिंग होगा। तो अगर फाइन जो लीज बैक का जो एग्रीमेंट है वो अगर फाइनेंस लीज है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, फाइनेंस लीज अगर है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा जब ये सेल करेगा, लेट से जो भी एसेट होगा इसका एक कैरिंग वैल्यू होगा या डब्ल्यूडीवी होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू होगा। ठीक है, और उसको एक सेलिंग प्राइस होगा, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना, क्योंकि ये ओनर है तो इसके बुक्स में वो एसेट का एक वैल्यू होगा, चाहे वो कैरिंग, मतलब उसको आप कैरिंग वैल्यू बोलिए या डब्ल्यूडीवी बोलिए, और सेल प्राइस होगा, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो
अगर अग्रीमेंट फाइनेंस लीज का है, जो लीज बैक का अग्रीमेंट फाइनेंस लीज के नेचर का है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, इसको सेलिंग, जिस डेट को सेल हो रहा है उस डेट को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको, इस प्रॉफिट और लॉस को अपॉर्चन करेंगे पूरा लीज पीरियड के ऊपर। अगर लीज 4 साल का है तो 4 साल पे ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा या लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। जिस तरह से डेप्रिसिएशन जितना रेशियो में चार्ज कर रहे हो एसेट का, उस एसेट का, क्योंकि जब आप लीज ले लोगे तो आप उसको अपने बुक्स में एसेट ट्रीट करोगे और उस एसेट का एक डेप्रिसिएशन रेट होगा, उस लेट से 20% डेप्रिसिएशन रेट है, तो ये प्रॉफिट और लॉस को एवरी ईयर 20% करके आप अपने बुक पीएनएल में लेके आएंगे। ठीक है, इमीडिएटली पूरा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लेके आएंगे अगर फाइनेंस लीज है तो। ये तो सिंपल पार्ट है ना। अगर ये ऑपरेटिंग लीज है, जो अग्रीमेंट हुआ वो अग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज का हुआ, अगर ये अग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज है तो ये मानना होगा कि जो सेलिंग प्राइस है इज द फेयर वैल्यू, इज द फेयर वैल्यू। तो सेल फेयर वैल्यू पे हुआ, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो 3 या 4 सिचुएशन अराइज होगा। पहला सिचुएशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ओके, वेरी गुड। तो सिनेरियो क्या है, उस एसेट का एक कैरिंग वैल्यू होगा, एक फेयर वैल्यू होगा और एक सेलिंग प्राइस होगा। 3 हो गया। फर्स्ट सिनेरियो, सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू इज इक्वल। सो ये दोनों इक्वल है, तो दिस माइनस दिस विल बी अ प्रॉफिट और लॉस। जब सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सेम पीरियड में पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेना है। ओके, फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। तो उसको क्या करेंगे, सेम पीरियड में प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, सेकंड सिनेरियो होगा कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। नाउ सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन फेयर वैल्यू होगा तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसको लीज पीरियड पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जितने साल का लीज होगा उतने पीरियड में, एंड देन फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू WDP का जो प्रॉफिट या लॉस होगा इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी एक कॉस्ट प्राइस होगा, कैरिंग वैल्यू होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा और एक फेयर वैल्यू होगा, और ये हाईएस्ट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट में सेल, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट दिस माइनस दिस इज टोटल प्रॉफिट, उसमें से दिस माइनस दिस जो प्रॉफिट होगा इसको लीज पीरियड पे एक्सटेंड करेंगे, और दिस माइनस दिस जो प्रॉफिट होगा उसे आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। थर्ड सिनेरियो क्या होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, इन दैट केस जो भी होगा ओवर अ पीरियड ऑफ लीज टर्म उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू उसको इमीडिएट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो लीज रेंट पे कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। ओके, फेयर वैल्यू से लेस है तो, और लेट्स से कॉस्ट, कॉस्ट से भी अगर लेस हो गया तो आपको लॉस हो गया। तो ये लॉस
ये जो सेलिंग प्राइस है ये फेयर वैल्यू से लेस हुआ, इसके टाइम पे जो भी ट्रांजैक्ट प्रॉफिट या लॉस होगा इसको आप नॉर्मली लीज पीरियड पे रिकॉग्नाइज करेंगे। इमीडिएटली भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो लीज रेंट है वो मार्केट रेंट है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में बेच दिया और उसके बाद हायर लीज रेंट पे करके एडजस्ट कर रहे हैं या लोअर लीज रेंट पे करके एडजस्ट कर रहे हैं। लीज रेंट मार्केट रेट पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल देख के समझते हैं। ये सिनेरियो सेल एंड लीज बैक इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ओके, एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन हैविंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 50 लाख टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को बेच दिया फॉर 60 लाख एंड द सेम जेसीबी वाज लीज्ड बैक टू वाई लिमिटेड, leased back by Y Limited to X Limited, and the following the lease is an operating lease. Comment according to the relevant accounting standard if the sale price. So situation 1 क्या है? Situation 1 कह रहा है कि carrying value is 50 lakhs. ठीक है, sale price is 60 lakh is equal to fair value और fair value भी 60 lakh है। ओके, इन दिस केस आपको क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इस 10 लाख का प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है तो प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ओके, सेकंड सिनेरियो, फेयर वैल्यू इज 50 लाख एंड सेल प्राइस इज 45 लाख। तो कैरिंग वैल्यू इज 50, सेल प्राइस इज 50, सॉरी सेल प्राइस इज 45 और फेयर वैल्यू इज 50। तो बेसिकली आपको यहाँ 5 लाख का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू इज लॉस ऑफ 5 लाख। ना इस लॉस को आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होगा। क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इमीडिएटली? ऑन द एजम्पशन दैट जो लीज का रेंटल है वो मार्केट रेट पे हो रहा है, वहां पे कोई भी प्ले नहीं है ना, मार्केट से कम या ज्यादा नहीं किया गया है, इसलिए इसको इमीडिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज लोअर देन फेयर वैल्यू। ठीक है, सो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोवाइडेड कि ये मार्केट रेट्स पे है। जो सेकंड एग्रीमेंट है लीज बैक का, उसमें जो ओनर लीज दे रहा है लीज रेंट वो मार्केट रेट पे है। अगर नहीं है देन इस लॉस को या इस प्रॉफिट को आप ओवर अ पीरियड ऑफ लीज टर्म रिकॉग्नाइज करेंगे। यही सेकंड केस है। थर्ड केस क्या कहता है? फेयर वैल्यू इज 55 एंड सेल प्राइस इज 62। तो करंट कैरिंग वैल्यू कितना है? 50, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 55 एंड सेल प्राइस इज 62। तो इस केस में क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ 12 लाख का। ठीक है, बट यहाँ पे तीनों अलग अलग नंबर है। तो अब इस 12 लाख के प्रॉफिट को आप ब्रेक कीजिए। कैसा प्रॉफिट है? एक प्रॉफिट है फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। ओके, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू, इसको आप कितना है? 5, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। तो फेयर वैल्यू से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ इसको आप इमीडिएट रिकॉग्नाइज करो पीएनएल में जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इमीडिएटली। और बैलेंस बचा 55 और 62 का डिफरेंस विच इज ओवर फेयर वैल्यू जो आपने बेचा उसको आप 7 को आप ओवर लीज पीरियड आप रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है ना? तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर ऑपरेटिंग लीज है और फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस, सो जो सेलिंग प्राइस है वो फेयर वैल्यू होना चाहिए, लेकिन अगर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू तो उतना प्रॉफिट आपका जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है। उतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है जो कि ओवर लीज पीरियड आपको स्प्रेड करना है। फेयर वैल्यू तक जो प्रॉफिट मिला वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो, कैरिंग वैल्यू इज 50 अगेन, फेयर वैल्यू
इज 45, लेकिन आपने बेचा कितने में? 48। सेलिंग प्राइस इज 48। तो बेसिकली 48 माइनस 5 टू 5 50, आपको 2 का लॉस हो गया। अब ये 2 लॉस का भी ब्रेकअप है। फेयर वैल्यू और ये जो लॉस है, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का लॉस है कितना? 5। इसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, है ना। जैसे यहाँ पे हमने किया, फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हुआ, और यहाँ पे 3 रुपए का 3 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको। तो 5 लॉस 3 प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लॉस। तो ये जो 3 का आपके पास प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आप ओवर लीज पीरियड रिकॉग्नाइज करो। 3 साल का लीज है या 4 साल का लीज है, उस पीरियड पे आप उसको रिकॉग्नाइज करें। तो ये है सेल और लीज बैक। So this was about accounting standard 19 lease. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फिनिश्ड। थैंक यू।